नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से बैंक बाजार का तो मूड सुधरा। बैंक निफ्टी में आप देखें पिछले आधे घंटे में ही लगभग 300-350 पॉइंट्स की तेजी आई। बाजार निफ्टी 18,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिया और अच्छी खासी आपकी पोजीशनिंग बदली। कल की छुट्टी शिफ्ट हुई और इस वजह से बाजार में क्या सेंटिमेंट बदले हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अजय। ये दोनों चीजें काम करी हैं क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि एक दिन पहले आपके पास एक और दिन मिला ट्रेड करने का, और बैंक में तो एचडीएफसी बैंक ने आग लगा दी। लेकिन मानसी बड़ी मायूस है। बिल्कुल। ये कल की छुट्टी परसों शिफ्ट हो गई। छुट्टी की तैयारी कर रहे थे और अचानक से बाजार में सर्कुलर आ जितने भी गया। लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में छोटा फ्राइडे समझ के ऑलरेडी एक जैसे आप गुड फील में आ गए। हाँ, ऑलरेडी मूड बना लिया था आपने छोटा लॉट पोजीशन लेके, फिर पता चला कि एक्सपायरी आ गई मुझे, तो आप पोजीशन कवर करने के लिए भागे। काम शुरू करो। बहुत सारे मेरे मार्केट के दोस्तों ने भी यही कहा कि ऑलरेडी आपने मूड बना लिया था छुट्टी का, बट एनीवेज बाजार का मूड सुधर गया। ट्रेडर्स का मूड थोड़ा बिगड़ा कि यार छुट्टी आगे चली गई। लेकिन ये जो आपने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहे हैं पता है आपको? सब कुछ जानकारी तो है, पहले था, फिर स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कभी आपने सोचा ये बात? नहीं, मैं सारी आपसे जानकारी पूछती सवाल कि जब ये सारी चीजें पता स्टॉक नहीं, इसलिए एक रिएक्ट कर चालीस रहे खाई है सिर्फ। हैं ये स्टॉक क्योंकि डेट आ गई अब। जहां जुलाई 1 डेट आई, अब कैलकुलेशन ये होने लगा कि जब ये मर्ज एंटिटी बनेगी तो इसमें एमएससीआई के फ्लोज कितने आएंगे, फुटसी में रीबैलेंसिंग कैसे होगी। जहां जहां ये कंपनी, दोनों कंपनियां अलग अलग थी इंक्लूडेड, जब वो मर्ज एंटिटी जाएगी तो फ्लोज में क्या एडजस्टमेंट होगा, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें जगह बनेगी एक्स्ट्रा एफआई फ्लोज की कंबाइंड एंटिटी में। और वैसे भी अगर आप देखिए बाजार का तो मूड इन्होंने खबर ने सही किया, बट ये बड़ी खबर है। अगर आप एक मिनट के लिए नॉइज को साइड में रखिए और आप देखिए बन क्या रहा है। इस समय 17-18 लाख करोड़ एम कैप की सिर्फ एक कंपनी है इंडिया में, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मानसी अब जरा इसका मार्केट कैप देखिए रिलायंस का तब तक। और अब ये जो कंपनी बनेगी ये 9 लाख और 5 लाख करोड़ की कंपनी है, और सिनर्जीज भी। अभी एनालिस्ट साहब आए थे, वो कह रहे थे दोनों कंबाइंड एंटिटीज बन के सिनर्जीज आएंगी, वैल्यू क्रिएट होगी। तो वो मैथमेटिकली 9 + 5 लाख करोड़ नहीं होगा, 17 लाख करोड़ का सही बैठा मेरा अनुमान। अब ये 2-4 लाख करोड़ की सिनर्जीज एंड होगी। ये जो कंपनियां बन रही हैं, पहले हम क्या कह रहे थे कि पहली $1 ट्रिलियन कंपनी की पोटेंशियल $1 ट्रिलियन कंपनी कौन होगी, तो रिलायंस का नाम आना था। अब इस तरह के जो बेहमत्स बन रहे हैं, और ये भी कोई लो ग्रोथ कंपनी नहीं बन रही है। सारे मैनेजमेंट आके बोल चुके हैं, अभी साहब बताया कि ग्रोथ की कमी नहीं है। लोग संदेह कर रहे थे इस पे कि ग्रोथ आएगी या नहीं कंबाइंड एंटिटी की, बट क्लैरिटी आई। हाई ग्रोथ और ये साइज, तो एफआईआई तो पीछे पड़ेंगे ही ना, तो इसलिए इसको भी आप वॉच आउट करिए। थोड़ा सा एमएससीआई का एडजस्टमेंट देखना होगा, क्योंकि कहाँ बिल्कुल देखना होगा, दोनों के लिए कहाँ। मेरा ये पर्सनल अनुमान है कि कंबाइंड एंटिटी में नेट एफआईआई की इनफ्लो आएंगे। अच्छा, कन्विक्शन बढ़ेगा, और इनफैक्ट डेट आने के बाद और क्लैरिटी और एडजस्टमेंट्स जो है, कैलकुलेशंस दिखेंगे। पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज सारी जानकारी थी। हाँ, सारी जानकारी आपको ऑलरेडी थी। तो ये तो बात हो गई, बट इसके अलावा भी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉक मार्केट चला, 44,000 रुपए, बैंक निफ्टी आ गया। बट अगर आप, मतलब मैं और अरविंद जी भी बात ही कर रहे थे 10 मिनट पहले जब मार्केट के ग्राफिक्स बना रहे थे, ये सब सिर्फ इंडेक्स पे थोड़ा सा दबाव है, मामूली दबाव, बट एडवांस डिक्लाइन आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप को बहुत फेवर कर रहे हैं। आज स्टडीज रिपोर्ट निकाल रहे हैं, आज आईसीआईसी बैंक ने, आईसीआईसी के स्टडीज ने, खारकी साहब ने रिपोर्ट निकाली है, माइक्रो कैप्स अट्रैक्टिव है। आप समझ रही हैं। और आप देखिए क्या क्या चल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, आवास फाइनेंसिंग में सेलिंग के बाद 3-4% ऊपर है। सुबह एनालिस्ट क्या कहते हैं, अवॉइड करिए। मैंने कहा था देख लीजिए साहब, सारी सेलिंग निकल रही है। कैनफिन होम्स, उसके बाद जो मिड टीयर रियल एस्टेट है, अजमेरा रियल्टी, अनंतराज, जो छोटे छोटे, हालांकि चल तो डीएलएफ भी रहा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स 52 वीक हाई पे आ गए हैं। क्या बिलीव कर पाएंगे? एचडीएफसी लाइफ जैसे जो चलते ही नहीं थे। तो अंडर ओन पॉकेट्स में लोग मौका जगह ढूंढ के खींच रहे हैं बाजार को, और बाजार का टेक्सचर बहुत अच्छा है। एफआईआई फ्लोज मैंने पता किया, डेस्क पे थोड़ा अभी मिक्स्ड है, जो 2 दिन में दबाव में थे। देखना होगा कि वो बदला या नहीं, लेकिन बाजार में कोई कमजोरी या खास निशान आज शायद हर सेक्टर में हम एक्टिविटी देख रहे हैं। केमिकल भी चल रहे हैं, मिड कैप हो चाहे हेवी वेट्स। हाँ, कहीं सेलेक्ट बिल्कुल काम हो रहा है, बाजार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे साथ विनोद मोदी जी हैं रेडी, और राजेश पालिया भी है, और ध्वनि जी भी हैं, जो हमें कमाई की ध्वनि से अवगत कराती हैं हमेशा। लेकिन हम उनके पास जाने से पहले आज जाएंगे राजेश जी के पास। वो रीजन क्या है कि जो एक्सपायरी एक दिन आगे बढ़ी है, जिससे उनका मूड थोड़ा सा मूड उदास सा लग रहा है। कोई बात नहीं, छुट्टी बरकरार है, एक दिन आगे मिलेगी। एक्सपायरीज में इससे क्या इंपैक्ट होता है? अगर मैं लॉन्ग हूं, शॉर्ट हूं, तो मैं होल्ड करूंगा, और ऑप्शन साइड पे अगर आप ये भी थोड़ा समझा सकें एडजस्टमेंट। राजेश,
जी देखिए एक्सपायरी प्रीपोन्ड हो गई, उससे एडजस्टमेंट तो काफी करने पड़े। जो शिफ्ट हो रही थी वो आज ही अब शिफ्ट हो रही, रोल ओवर एक्टिविटी भी बढ़ते हुए दिख रही है। तो वो जो कल के जो एक दिन बाद होना था वो सब आज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्रीपोन्ड होना एक्सपायरी का काफी बड़ा इवेंट होता है मंथली सीरीज में। तो वो आज मेजर रोल आज मार्केट में जो हमें वॉलेटिलिटी या हमें जो एक हलचल सारे स्टॉक्स में F&O यूनिवर्स में देखने को मिली बिकॉज ऑफ ये एक्सपायरी प्रीपोन्ड हुई है। तो ये एक होगा। तो आज हमें लगता है कि फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स ने अपनी सीरीज के हाई को अब यहाँ पे रिगेन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मूव जो बना है ये एक शॉर्ट कवरिंग में भी कन्वर्ट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि हमने जो प्रीपोन्ड हुआ उससे एक दिन का जो ग्लोबल मार्केट के क्यूज है वो सारी चीजों को मार्केट आज ही फैक्टर इन करते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो छुट्टी थी उसको आज हमने चेंज किया है। तो वो एक एक्शन हमें लगता है कि कंटिन्यू रहेगी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ आज का 3:30 बजे तक का जो सेशन एंड होगा ये मोमेंटम हमें लगता है फर्दर एक्सेलरेट होते हुए भी दिखेगा ड्यू टू रोल ओवर डेटा। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सपायरी के एडजस्टमेंट से। ये देखिए शानदार 18,800 की तरफ नजर करता हुआ। ध्वनि आवा बताइए, इंडेक्स बैंक निफ्टी पे ट्रेड्स बताएं पहले, लेवल्स। जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेटली इंडेक्स में एक अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। जैसे ही हम 18,800 को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके साथ यहाँ पे ओवरऑल जो इसका डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है वो भी हमें ऊपर की तरफ की अपमूव्स देता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट्स है जो नोट करने चाहिए। इनफैक्ट ओवरऑल इंडेक्स की जब हम बात करें तो जो स्टार्टिंग ऑफ द शो में आपने बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप से इनमें अच्छी मूव दिख रही है। तो एक बहुत नोटवर्दी पॉइंट ये भी बनता है कि निफ्टी 500 के अगर हम आज टॉप गेनर्स देख रहे हैं तो इन सभी स्टॉक के जो चार्ट्स है, इन चार्ट्स में स्विंग ट्रेड की जगह पे ब्रेकआउट ट्रेड्स जो है उसके सेटअप ज्यादा बन रहे हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे कि हमें स्विंग ट्रेड की जगह पे ब्रेकआउट ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जहां पर हम इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की, तो करंट लेवल्स जो अपर साइड में यहाँ पे निफ्टी में ध्यान में रखने चाहिए। तो ऊपर की तरफ में आप इसके अंदर ध्यान में रखिए कि 18,840 का लेवल जो है वो एक यहाँ पे क्रूशियल लेवल माना जाएगा। इसके ब्रेकआउट होने पे 18,900 का लेवल जो है वो निफ्टी पे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ओवरऑल डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर मूव बनाए हुए हैं कंपेरेटिवली। बैंक निफ्टी में अगर हम ऊपर की तरफ के लेवल्स की बात करते हैं तो 44,220 का लेवल मिलता है, जिससे पहले हमें छोटा सा यहाँ पे हर्डल मिलेगा जहाँ पे 44,050 का लेवल है वो ध्यान में रखना रहेगा। उसके ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा जिसके अंदर हमें हर्डल्स बहुत ही कम देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके तो चलिए इंडेक्स वाइज व्यूज हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट से मिल गया है। और HDFC की अगर बात करें, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ तीनों सबसे पहले खड़े हैं बाजार को संभालते हुए। सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे पहले 5 लिस्ट अगर आउट करें तो इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल से भी पहले HDFC ट्विंस और HDFC लाइफ के स्टॉक हैं। लेकिन इस माहौल में फिर बाजार में जहां सब कुछ चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, क्योंकि खरीदारी के मौके कहां आप ढूंढेंगे ये आपके लिए जानना काफी ट्रिकी है। तो चलिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जहां इंडेक्स का नजरिया बता रहे हैं उनकी लिस्ट में स्टॉक्स भी हैं जिस पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली के ट्रेड्स देख सकते हैं। लेकिन बाजार की इस चाल को देखते हुए राजेश, गुड आफ्टरनून, खरीदारी के ही ट्रेड होंगे? बिल्कुल, जिस तरीके का मूड माहौल है मार्केट का, बिल्कुल खरीदारी के ही ट्रेड यहाँ पे फोकस में। और पहला स्टॉक है REC लिमिटेड। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे REC में बनते हुए दिखे, REC PFC दोनों ही स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आज दिखा रहे हैं। हमें लगता है REC में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 167 168 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 157 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जुबिलेंट फूड का। जुबिलेंट फूड में भी देखे तो ये सीरीज में देखे तो एक सबड्यूड रहा था, लेकिन अब यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज ये स्टॉक में कल के सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, आज फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक टुवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। रोल ओवर एक्टिविटी के चलते ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 515 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 487 के आसपास। तीसरा स्टॉक बाय करना है L&T Mindtree, LTIM L&T Mindtree। ये स्टॉक में देखें जो पिछले 15-20 मिनट में अगर हम देखें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है नियर टर्म सेटअप पे। और हमें लगता है ये स्टॉक जिस तरीके से अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है तो 5130 के ऊपर जैसे ये स्टॉक में सस्टेन होगा, यहाँ पे एक मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें लगता है 5250
5300 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो हम LTI माइंट्री को बाय करने की सलाह देंगे। 5240 हमारे टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा करीब 5065 का। ठीक है, और राइट, जुबिलेंट फूड, LTI माइंट्री, ये आपके दोनों बाय कॉल्स हैं। एक बार ध्वनि से भी समझ लेते हैं। ध्वनि, आपकी क्या है आज की रिकमेंडेशंस? मेरी यहाँ पे 2 रिकमेंडेशंस रहेगी। एक सबसे पहले जो है वो कैनफिन होम्स में है। कैनफिन होम्स का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि टॉप 10 स्टॉक्स जो निफ्टी 500 के हैं उनमें ब्रेकआउट ही देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड जिसमें प्रीवियस जो इसके हाइज बने थे उनको ब्रेकआउट करा है। यहाँ पे स्टॉक को करंट लेवल से आपको बाय करना है। इसका जो टारगेट बनता है तो 835 तक का टारगेट एक्सटेंड होता है। टॉप लॉस जो है वो 760 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से रहेगा तो LTTS का रहेगा। LTTS का यहाँ पे अगर हम ट्रेड सेटअप देखते हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में, इसका स्लो मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड डायरेक्शनल चैनल बना हुआ है। नीचे की तरफ में एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट हमने ली है पिछली 2 सेशंस में। वहां से यहाँ पे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आपको बाय करना है और आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 3975 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 3800 का मेंटेन करना है। HDFC बैंक में भी हमें यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो उसे भी हम यहाँ पे एक ट्रेडिंग कॉल की तरह पे लेंगे जिसमें आपका टारगेट जो है वो 1700 का बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो 1640 का रखना है। इंटरेस्टिंग। कैनफिन होम्स अभी हमने भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट सुबह ही हमने पोटेंशियल लॉन्ग ट्रेड के सिलसिले में अपने मॉर्निंग पैनलिस्ट से डिस्कस किया था। और इवन आवास फाइनेंसियर्स, एक तरफ जब वो व्यू आ रहा था लोगों का कि इतनी सेलिंग हो रही है, स्टॉक आधा हो गया। 6 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब। आवास फाइनेंसियर्स में हमें सेंस आया था कि कहीं ना कहीं ये सेलिंग एब्जॉर्ब होती जा रही है और एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड कई बार ऐसे स्टॉक्स में होता है जो अंडर ओन्ड हो चुके हैं, ओवर सोल्ड हो चुके हैं और रिबाउंड के लिए तैयार हैं। आवास फाइनेंसियर्स जो हमने सुबह फ्लैश किया था तो उसके 6 महीने का ग्राफ करीब 45-50% नीचे दिखा रहा था। शायद ये बदल गया है क्या? दिखाइए डायरेक्टर साहब, चार्ट दिखाइए। आवास फाइनेंसियर्स अब रिकवर हुआ है और इसलिए 45 वाला 42% ही नीचे दिखा रहा है। राजेश, आवास फाइनेंसियर्स इंट्राडे आज का व्यू दिखाइए, आज का मूव को जरा रीड करिए। क्या अभी भी लेना ठीक है, ले सकते हैं या बॉटम बन चुका है? तो अजय जी देखिए, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के साइन तो यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिखे। स्टॉक में जो पिछले 2-3 हफ्तों में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है लोअर साइड से, अब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, स्टॉक में देयर इज अ साइन की यहाँ पे बॉटमिंग आउट के फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। अब स्टॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है इमीडिएट बेसिस पे वो है करीब 1530-1540 का। ये लेवल के ऊपर अब ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये होल्ड आउट करने लगे तो यहाँ से इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं पोजिशनली वो बनना चाहिए करीब 1650 से लेके 1700 की तरफ ये स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है ये पुल बैक को। तो जिनके पास भी पोजीशन है सलाह ये रहेगी कि होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बिल्कुल बने हैं। 1445 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है 1530 क्रॉस करने के बाद स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 1660-1700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, आवास फाइनेंशियल्स पर अच्छी मजबूती और आगे के भी टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज सुबह हम जहां कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजीज का भी जिक्र हुआ था और पेटीएम और जोमेटो पर तो इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया था हमने विनोद, क्योंकि जोमेटो के प्राइस जो हैं इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में कमोडिटी मार्केट में टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। आपने जोमेटो वर्सेस टोमेटो का डिस्कशन कर दिया। देखिए, टोमेटो जो है 100 पे पहुंच गया है, बिल्कुल। जोमेटो पीछे पीछे आ रहा है। पीछे तो हमने सवाल पूछा था कि ये 100 की तरफ कब पहुंचेगा, क्योंकि पहले क्या है 20 रुपए चला गया था। हाँ। और जोमेटो का स्टॉक प्राइस टोमेटो के प्राइसेस को ट्रैक करता है ज्यादा क्लोजली। पहले 20 रुपए गया था तो पीछे भी जोमेटो 20 रुपए गया था, राइट? अब ये 100 आ गया, 100 रुपए। क्या ये इंडिकेशन है 100 रुपए जाएगा जोमेटो? विनोद, वेरी गुड आफ्टरनून अजय जी, प्रियंका एंड मानसी। डेफिनेटली न्यू एज कंपनी में जो सबसे बेहतर चीज हुई है लास्ट 2 या 3 क्वार्टर में मैं समझू तो इनके जो आई मीन पर्सपेक्टिव थे वो चेंज हो गए हैं।
राइट, इन द सेंस कि जो ग्रोथ को हमेशा टारगेट करते थे वो प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है और जिसका लास्ट 2 क्वार्टर में जिसका मैं बोलूं तो जिनका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी इनके नंबर्स में दिखने लगे हैं। जोमेटो को भी, मैनेजमेंट को भी अगर समझे उनके अर्लियर कॉन कॉल्स को तो वो खुद बोल रहे हैं कि वो ब्रेक इवन लेवल कर देंगे आने वाले क्वार्टर्स में। सो जो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट जो जिस हिसाब से इनके मार्जिन बढ़े थे और बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव हुआ है मार्च क्वार्टर में, वो सस्टेन करनी चाहिए। कुल मिला करके मुझे लगता है कि ये जितने भी ये न्यू एज कंपनी है अपने चेंज इन माइंडसेट के कारण मुझे लगता है और भी बेहतर कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होगा। और राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई जोमेटो की, जिसका प्राइस 76 के आसपास है। लेकिन अब आज के कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रेड्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो एक बड़ी सी मूव आ गई 300-350 पॉइंट्स की, और ये लास्ट आवर में आई, क्या एक्सपायरी किस लेवल्स पर होती हुई दिखाई दे सकती है? ध्वनि, एक बार बैंक्स में जो तेजी है, एचडीएफसी बैंक में तो खैर टारगेट दिया है हमें राजेश ने भी, पर बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं कल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे बैंक निफ्टी के ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा दीजिए। ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग अगर हम देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में डेफिनेटली न्यूज के चलते हुए हमें एक मूव देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अदर प्राइवेट बैंक में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड बना हुआ है, तो इसे कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे आगे की तरफ में। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप 43830 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आइए। इसके नीचे अगर कोई भी मूव आती है तभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक स्ट्रक्चर रिवर्सल देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर जो है वो बना रहेगा। ठीक है, कुछ 40,000 की तरफ बढ़ते हुए हम दिख रहे हैं। ये फर्क तो पड़ा होगा ऑप्शन एक दिन की छुट्टी का। वही तो हमने पहले सवाल ही राजेश जी से वही पूछा था, अभी तो राजेश जी ने एक्सप्लेन किया। करेक्ट। लेकिन वापस आते हैं, विनोद जी से मुझे बात करनी है उस मामले में, और वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, आवास, इस तरह के जो मिड टियर अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेस हैं, उनकी वैल्यूएशन आपको कैसे लग रहे हैं? ज्यादा चले नहीं है स्टॉक, क्या यहाँ पे वैल्यूएशन प्ले बन रहा है? सारा फाइनेंशियल चल गया, एनबीएफसी में टेक बैक्ड एनबीएफसी चल गए, बजाज फाइनेंस आपका पूनावाला टाइप, लेंडर्स चल गए, एमएसएमई, स्पंदना वगैरह, यूग्रो वगैरह, बट ये जो चला, ये अभी तक स्पेस चला नहीं है। वैल्यूएशन वाइज कैसा लगता है? आवास, एलआईसी, पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये वाला वैरायटी में कौन सा पिक रहेगा? विनोद जी हाँ, इन सारे में अगर देखें तो डेफिनेटली ये जो स्पेस है कंपेयर टू अदर स्पेस एनबीएफसी का मैं बोलूं तो ये अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा मुझे लगता है व्यू बन सकता है इन सब कंपनियों में, खासकर कैनफिन होम्स, उनके मैनेजमेंट कमेंट्री काफी अच्छे रहे हैं, उनके काइंड ऑफ असेट क्वालिटी अगर देखे, खासकर अगर कंपेयर करें में आवास फाइनेंशियल ये सबसे, तो उनसे बेहतर हो रहे हो। जहां तक जो वैल्यूएशन का सवाल है, कैनफिन होम्स भी अभी लगभग 1.9 to 2x FY25 का बुक पे ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है इनकी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो हाउसिंग सेगमेंट है, खासकर अफोर्डेबल सेगमेंट में वहां डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ काफी हो रहा है, तो मुझे लगता है 15 से 20% का इन लोग का लोन बुक और एडवांसेस ग्रोथ ये इजिली अचीवेबल है, और जिसकी वजह से आरओए अगर इन सब कंपनियों की बात करें तो ये सारी कंपनियों ने 2.5 से 3.5% के बीच में आरओए बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा आरओए अगर कोई बनाता है तो मुझे लगता है इजिली ये जो इनके जो एलिजिबल जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो लगभग 2.5 से 3x के बीच में होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ से जो अभी तक मार्केट रैली में पार्टिसिपेट अच्छी तरह से नहीं किए, मुझे लगता है यहाँ से काफी स्कोप है कि पार्टिसिपेट करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस पर तो फोकस है ही, और कैनफिन होम्स के चार्ट देखिए आज सुबह से ही मजबूती के साथ रिएक्ट करते हुए, सुबह भी इसे डिस्कस किया तो इस वक्त भी 5% की तेजी। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट की जहां हम बात करें तो कनेक्टिंग प्लेस में प्लाईवुड, बोर्ड, लैमिनेट्स से जुड़ी एक कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, ध्वनि, इसके चार्ट देखें करीब 8% की तेजी यहां पर नजर आ रही है मजबूती के साथ आज के सत्र में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे Q4 के नंबर्स भी पॉजिटिव थे, और कंज्यूमर डिमांड में जो बढ़त है
वो एक पॉजिटिव साबित हो सकती है। 8% की बढ़त है ऑन अ कैगर बेसिस। सालाना आधार पर कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए पिछले 5 साल में और ताजा डेट रिडक्शन भी कर रही है। टेक्निकली 338 के लेवल से क्या आपको लगता है यहां से और मजबूती ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में नजर आएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली इसके अंदर इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड के बने हुए हैं। ओवरऑल यहाँ पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो सारी एवरेजेस के ऊपर हमें अभी अपमूव देखने को मिल रही है। जो 50 वीक्स की यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसके ऊपर के हमें अपमूव्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो विदाउट डाउट इसके अंदर एक डेफिनेटली बुलिश साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। करंट लेवल से इसके अंदर एंटर करें तो नीचे की तरफ जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है तो 320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, पर इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो भी एक पोजिशनल कॉल के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो 390 तक का एक अपसाइड का यहाँ पे टारगेट मिलता है। तो इसके अंदर यहाँ पे डेफिनेटली एक प्लस साइड की पोजिशन ली जा सकती है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब ऑप्शन चैंपियंस, ये हमारा खास सेगमेंट है। हर घंटे हम आपको एक ऑप्शन ट्रेड बताते हैं। इस वक्त का क्या है आपके लिए अब दमदार सा ऑप्शन ट्रेड? आइए बढ़ते हैं आगे, अंश के पास चलते हैं। तो अंश हमारे साथ हैं। अंश, अब तो ऑप्शन का डेटा भी बिल्कुल बदल गया क्योंकि एक्सपायरी अब परसों नहीं कल होगी एक्सपायरी परसों की जगह। तो ऐसे में आई एम श्योर आपके पास भी कोई दमदार ट्रेड हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए होगा। जी बिल्कुल, बैंक की बात करें तो अक्षय भागवत की तरफ से एक ऑप्शन पे रिकमेंडेशन आ रही है। उनके हिसाब से एचडीएफसी बैंक पर उनका आउटलुक काफी पॉजिटिव है। सो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिंपल कॉल लॉन्ग की रहेगी। तो रिकमेंडेशन ये है कि एचडीएफसी बैंक का 1660 का स्ट्राइक खरीदे जुलाई महीने का। एंट्री रहेगी 35 से 37 रुपीज के बीच। स्टॉप लॉस रख सकता है 29 का। टारगेट 1 रहेगा 58 और टारगेट 2 रहेगा 67 का। अगर एक लॉट ले तो मैक्सिमम लॉस अराउंड 3850 के आसपास का आता है और मैक्सिमम प्रॉफिट 17,000 तक का आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड करीबन 4 टाइम्स का मिल रहा है। ये तो एचडीएफसी बैंक की जुलाई की 1660 की स्ट्राइक की आप यहाँ पर कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं और इसके एक बार फिर से टारगेट्स और ले आते हैं। किन लेवल्स पर खरीदे आप? ये 35 से 37 रुपए के बीच में 1660 की कॉल खरीदने आपने जुलाई एक्सपायरी की। और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि ऑप्शन ट्रेड रिस्की होते हैं। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट पहला 58 रुपए और दूसरा 67 रुपीज। काफी बड़ा मिल सकता है और लॉट भी अच्छा होता है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, शुक्रिया अंश ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और अगर बड़ा हैवी वेट स्ट्रॉन्ग है जुलाई में भी अगर आप उस पर बुलिश पेट ले सकते हैं। और आप बैंक निफ्टी पर आप क्या उसमें भी बनाएंगे? 44,000 तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुके हैं, जो कि लग रहा था शायद जुलाई मंथ में देखना होगा। ठीक है, लेकिन इस बीच दूसरे और ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं? एक बार आज बैंक्स पे दूसरे और कौन से बैंक्स हैं जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनमें भी तेजी तो आई है बैंक्स के चलते। क्या बैंक्स के साथ फाइनेंस काउंटर्स भी बहुत अच्छा चल रहा है? राजेश, एचडीएफसी बैंक को अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई भी एक अच्छा ट्रेड है जुलाई के लिए। बिल्कुल प्रियंका जी, एसबीआई में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस हमें लगता है एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो जो लोअर साइड पे सपोर्ट बने हुए करीब 550-555 ये लेवल को अच्छे से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। आज का पुल बैक काफी इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 565-568 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 580-85 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि पूरे सेगमेंट में वापस से बाइंग इंटरेस्ट बना है और बैंक निफ्टी भी देखें तो ऑलमोस्ट 44,000 के लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रही। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हम 44,000 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पूरे ही बैंकिंग स्पेस पे बनते हुए दिख सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेजर कॉल राइटर्स 44,000 पे ही इंटैक्ट है। तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा और उसमें हमें लगता है कि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये बैंक्स मेजर कंट्रीब्यूटर रहेंगे बैंक निफ्टी को फर्दर यहां से अपसाइड की तरफ लेके जाने में। बैंक की बात करें और आरबीएल बैंक आज बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट जैसा मूव दिखाई दे रहा है। आज का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब और उसके बाद 6 महीने का दिखाइए। सुबह जब से ये खुला है 166 के लेवल से ऑनवर्ड्स वन साइडेड स्टॉक चला है। बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग चार्ट। ये एक ब्रेकआउट जैसा मूव है क्योंकि 6 महीने से नेगेटिव रिटर्न, फ्लैट रिटर्न आरबीएल बैंक ने दिए, नीचे 135, ऊपर 180 के आसपास। क्या ये रेंज क्रॉस करेगा ध्वनि आरबीएल बैंक?
जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक वीक मूव के बाद स्टॉक ने यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट लिया है। अपवर्ड की हायर हाई हायर लो की जो स्विंग फॉर्मेशन होती है वो हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेलिंग सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है तो 164 से लेके 165 का लेवल है, वो बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे माना जाएगा। उसी सपोर्ट के पास से हमें एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड बन रहा है। करंट लेवल से ऊपर की तरफ में 180 तक के एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगी। 180 बहुत ही एक डिसाइसिव लेवल रहेगा, जिसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 187 तक के अपमूव्स यहाँ पे विटनेस करने को रहेंगे। तो अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ली है तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 164 का मेंटेन करना है। फ्रेश पोजीशंस के लिए भी सेम स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो है वो 180 और 187 का रहेगा उसके। ठीक है, 187 तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में पोजीशंस अगर है तो उसे इंटैक्ट रखे जाए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में मजबूती, और इस मजबूती में फार्मा जो है वो बैक सीट पर है। ऑफकोर्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है करीब आधे से 1% तक की मजबूती, 44 अंकों की। लेकिन डायग्नोस्टिक और साथ ही लेबोरेटरी काउंटर्स का प्रदर्शन आज भी अच्छा खासा हम देख रहे हैं। राजेश जी, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% के मूव्स आ चुके हैं। और इसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब लेबोरेटरी काउंटर्स को भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी 3 से 4% का इजाफा है। तो क्या फार्मा से एक बार फोकस हटाकर लेबोरेटरी और हेल्थ केयर स्टॉक्स पर नजर बनाई जाए? डेफिनेटली मानसी जी, अगर हेल्थ केयर सेगमेंट देखें काफी अच्छे मोमेंटम हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखे। स्पेशली हमें लगता है यहाँ पे मेट्रोपोलिस और लाल पैथ लैब ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से एक बेस बना के यहाँ पे दोनों स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बनाए हैं, हमें लगता है यहाँ पे दोनों स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। तो लाल पैथ लैब पे भी हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ये मोमेंटम 2450-2500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और जुलाई सीरीज में भी यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा। तो जिनके पास पोजीशन है या फ्रेश यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं जुलाई सीरीज में, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 2165 के आसपास होगा। मेट्रोपोलिस का सेटअप भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक अपने सीरीज के हाई पॉइंट पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जो पिछले 2 दिनों में एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे बनी है लोअर साइड से, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक भी मेट्रोपोलिस में 1630-1650 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 1465 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है। मेट्रोपोलिस पे आपको एक अच्छी मूव दे रही है। हेल्थ केयर काउंटर्स अच्छी चाल चल रहे हैं, लेकिन बाजार क्योंकि अब अग्रेसिव हुआ तो इसलिए थोड़ा सा फार्मा काउंटर्स में वो गेन्स भी इरोड हुए। लेकिन दूसरे बड़े काउंटर्स कहाँ हैं जहां आज मूव है? इनफैक्ट जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स, आईएफएल फाइनेंस, इसकी तो बात हो ही रही थी कि वहां पर एक प्रेशर था, न्यूज का एक प्रेशर हो सकता था, लेकिन स्टॉक आज रिकवर हुआ है। लगभग 3% की तेजी आईएफएल फाइनेंस में। और रेलिगेयर इंटरप्राइज, इनफैक्ट ब्रोकरेज काउंटर्स में आप देखें तो रेलिगेयर की भी एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। और दूसरी कुछ पॉकेट्स देखें, फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ काउंटर्स, फैक्ट जैसे काउंटर्स और मैंगलोर केमिकल जैसे काउंटर्स में, राष्ट्रीय केमिकल जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छी थीम पे है। मानसून आ गया, आप ध्वनि कोई काउंटर आप ऐड करेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर को देख रहे हैं, डेफिनेटली एक अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफी एक थमा हुआ सा दिख रहा है। जो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देख रहे हैं तो मेरी 2 स्टॉक्स पे नजर है यहाँ पे। एक दीपक फर्टिलाइजर है और एक आरसीएफ है, जहाँ पे कन्विंसिंग सेटअप जो यहाँ पे है वो ज्यादा आरसीएफ में बना हुआ है। करंट लेवल से आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ के यहाँ पे जो टारगेट्स मिल रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका 115 तक का बनता है। 115 के बाद 120 तक का भी एक अपमूव इसके अंदर पोजिशनली देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करना है तो आप 106 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलो। ओके, तो ये तो हुआ आरसीएफ पर बात। यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस में एक आरसीएफ स्टॉक जो आप यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरे कुछ और स्पेसेस में भी, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेलीकॉम स्पेस में। लेकिन आज की जो बड़ी स्टोरी है जिसके वजह से आपको बैंक्स में, बैंक निफ्टी में और इनफैक्ट निफ्टी पे भी रिलायंस नहीं चल रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने ही पूरा मोमेंटम सुधार दिया। और वो इस मर्जर की हम बात कर रहे हैं, जिस पर अब हम बात करने के लिए हमारे साथ निकुंज भी बस जुड़ेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ जल्द होंगे, उनसे बात करें। इनफैक्ट निकुंज आ गए। निकुंज, गुड आफ्टरनून। आप पहले ही बैठा हूं, आप देख ही नहीं रहे हो। 5 मिनट से बैठा हूं। निकुंज, पूरा मोमेंटम सुधर गया। मार्केट भी नहीं देख रहा था कि इतनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। हम कब से बोल रहे थे कि भैया ये
ये एक स्टॉक है जो कि एक एक्सप्लोसिव स्टॉक है। देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है ना, प्रेशर लगाते रहते हैं, जब घंटी सीटी निकलती है जोर से स्टीम निकलती है। एचडीएफसी बैंक में वही हो रहा है, लोग प्रेशर लगा रहे थे, अचानक जमीन से ऊपर चला गया। पर अनिकुंज, हम अभी बात ही कर रहे थे कि सब कुछ तो पता था कि मर्जर होना है, लेकिन वी जस्ट स्पोक, अजय आल्सो गिव अ व्यू ऑन दिस कि सिर्फ डे इतना इंपॉर्टेंस डाल देता है कि अब वो डे जो हमें अभी तक पता नहीं था कि मर्जर का डेट क्या है, अब वो डेट एकदम पास आ गया है, तो सारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, किस तरह से वर्कआउट होगी। आपको हैप्पी बर्थडे कब आता है? समय यहाँ आता है ना, तो वो डे क्यों इंपॉर्टेंट होता है? Right. सबको पता है, फैमिली वालों को पता होता है कि प्रियंका जी का, मानसी जी का, अजय जी का बर्थडे कब आता है, पर वो डे फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही तारीख होती है। अब टेक्निकली इसको हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या थी। मार्केट को डेट से नहीं फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डे मर्जर आ रहा था, मगर टेक्निकली आपको पता है कि इससे दो चीजें होंगी। नंबर वन, बुक्स में एडजस्टमेंट होता है, तो म्यूचुअल फंड्स को पता है कि भाई हमें 5,000 करोड़ का कंबाइंड एंटिटी का जो स्टॉक है वो रिड्यूस करना है, और स्टार्टिंग डेट हो जाएगी मर्जर प्लस 3 महीना, जो सेबी ने अभी तक हमें सेबी से हमें जो समझ में आया है। तब आपको पता है कि वो 12 या 13 तारीख जो जुलाई की डेट आती है, वह उसके बाद अब 3 महीने के अंदर बुक्स एडजस्ट हो जाएंगी। दूसरा, एंड मोमेंट पर कहीं कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रॉब्लम नहीं आई है, हालांकि सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, मगर हम कहते हैं ना कि जब तक आप लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते हैं, रेस चालू रहती है। लाइक दे से दैट अ मैच इज नॉट ओवर टिल द टाइम द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो वही होता है कि जब तक मर्जर नहीं होता है, क्या पता पीआईएल आ जाए, क्या पता माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में किसी में कुछ इशू आ जाए, क्या पता कोर्ट में जाकर कुछ हो जाए, या कुछ हो जाए को लेकर के भी अब मुझे लगता है कि चिंता खत्म हो गई है। तीसरा, अब क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, इसकी एफएनओ में एडजस्टमेंट होगी। एफएनओ की बुक अब मिडिल ऑफ द सीरीज में जाएगा ये, क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज के अंदर ये सडनली आपका एचडी का एडजस्टमेंट होने वाला है। निफ्टी के अंदर परिवर्तन आएगा, निफ्टी में 50 स्टॉक्स के बजाय 49 स्टॉक्स हो जाएंगे, तो एक स्टॉक आएगा। तो एक जो सीट है खाली निफ्टी की खाली हो गई है, तो वो नया स्टॉक कौन सा आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। मगर ये तारीख की वजह से इतने परिवर्तन आ रहे हैं। तो हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे थे? मैं अभी एक LTI माइंट्री की बात कर रहे थे, वो स्टॉक ऊपर क्यों गया? देखिए इंट्राडे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उसका 2.5% इंक्लूजन हो जाएगा। इंट्राडे में ही गया। तो अब जब 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स की 49 सीट्स हो गई, एक सीट खाली हो जगह बन रही है। गई, एक तो कोई नया स्टॉक आएगा, कुर्सी खाली हो गई ना जी, तो नया तो आएगा कोई। बिल्कुल। तो जब कुर्सी खाली होगी, नया कोई आएगा, तो वो स्टॉक कौन सा आ सकता है? तो उसको लेकर के मार्केट में स्पेकुलेशन चालू होगी। आप कैसे कह सकते हैं डेट इंपॉर्टेंट नहीं है? कितनी ज्यादा स्पेकुलेशन है, कितना कुछ हो रहा है, कितनी ट्रेडिंग हो रही है। डायरेक्टर साहब, LTI माइंट्री इसमें LTI माइंट्री को लेकर के मेरा व्यू नहीं है, मतलब मैं तो भी बाजार का व्यू बन रहा है। बाजार में नुमामा का एक रिपोर्ट आया, लिंक भी करवाई उसके ऊपर, कि निफ्टी में आने के क्राइटेरिया क्या है, ये खाली सीटे बैठेगा आके, क्या है, बैठ सकता है। ये रिपोर्ट आ गई, मैं तो फ्लाइट देख रहा था अभी। तो कैसे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियंका जी? कितनी ज्यादा काफी ज्यादा, एक स्टॉक नहीं, तीन शेयरों पर यहाँ पर HDFC लाइफ का शेयर चल गया है। HDFC लाइफ का शेयर क्यों चल गया? HDFC लाइफ के अंदर भी काफी चेंजेस आएंगे सब्सिडरी लेवल को लेकर के, तो वहां के शेयर होल्डर्स को भी चेंज होगा। आप कहते हैं 52 हाई पे HDFC लाइफ। डायरेक्टर साहब, पूरे साल का दिखाइए चार्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टॉक 52 हाई पे पहुंच गया HDFC लाइफ, कंप्लीटली अंडरओन से, बिकॉज HDFC लाइफ और HDFC बैंक की सब्सिडरी हो जाएगी। HDFC लाइफ और HDFC बैंक की सब्सिडरी जब हो जाएगी, तो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, देखिए HDFC बैंक जब हो जाएगा, HDFC लिमिटेड की सारी सब्सिडीज HDFC बैंक की सब्सिडरी हो जाती है। HDFC AMC, HDFC इंश्योरेंस। अच्छा, उससे पहले HDFC लाइफ ने अभी एक पी इन्वेस्टर को अपना नॉन बिजनेस क्रेडिला का जो लोडिंग टेले बेचा है, शायद वो भी इसी सिलसिले में दिया। और प्रियंका जी का डेट इंपॉर्टेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह से देखें? जस्ट एक डेट से देखो क्या हो गया। जस्ट वन थिंग, और वेटेज है HDFC बैंक का 14% वेटेज है। अगर ये चल गया तो एक इंडेक्स भी ऑल टाइम ऑल टाइम हाई 2 पॉइंट से आप मिस कर जाओ, 10 पॉइंट से मिस कर जाओ, औपचारिकता है। बट आपको ये समझना है कि एक सोया हुआ बड़ा हैवी वेट अगर अचानक मेन स्ट्रीम पर आ जाए, तो अभी क्या हो रहा था कि अगर 2-3 दिन तक मार्केट और ऊपर नहीं जाते ना, तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आ जाती है, बिकॉज FI बेच रहा था, मार्केट थोड़े टायर्ड लग रहे थे। हम सुबह बात भी कर रहे थे कि भाई जो पेड़ है उसको थोड़ा झटका दीजिए, फटीक हो गई, फटीक हो गया है। तो अब एक अचानक बुल्स को एक इंजेक्शन मिल गया एक तरह से, और अब शॉर्ट सेलर सोचेगा ये ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा देखते हैं। तो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल गया। कितना है जी अभी? 18,810। अब कल एक्सपायरी है, और 60-70 पॉइंट, क्योंकि थर्सडे की वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई।
तो आपके प्रीमियम्स में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग हो सकती, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो निफ्टी और टाइम हाई बनाएगा। तो आप कह रहे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी चीज हो रही है, निफ्टी का रुख बदल रहा है, एचडीएफसी का रुख बदल रहा है, एक निफ्टी के अंदर नया नाम आएगा और पूरी एफएन एक्सपायरी बदल गई है। काफी कुछ बदल गया। इनफैक्ट ये काफी कुछ बदल भी गया, और कल की छुट्टी जो परसों एडजस्ट हो गई उसकी वजह से भी काफी कुछ बदलाव, मंथली एक्सपायरी कल आ गई। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में काफी सारी खबरें आई, प्लस एचडीएफसी बैंक मर्जर, देखिए एक बात जो है कि कि बाजार को options- डाइजेस्ट करनी पड़ी। तो मानसी हम बात नहीं करते हैं, मगर ऑप्शंस मार्केट अब बहुत बड़ा हो गया जी। है, स्पेशली ऑप्शंस मार्केट जो रिटेल इस समय उसमें डोमिनेट कर रहा है, काफी मैटर करता है। और वह जो टिक्स आप देखें तो वह 1 रुपए का स्प्रेड, 2 रुपए का स्प्रेड, 3 रुपए का स्प्रेड, 4 रुपए के स्प्रेड पे आजकल ट्रेडिंग हो रही है। अब 50 पैसा 1 रुपए अगर हो जाए तो वो 50% गेन है, 1 रुपया 2 रुपए हो जाए तो 100% गेन है। अब आपकी वेंसडे की एक्सपायरी थर्सडे को हो गई, थर्सडे की एक्सपायरी है वेंसडे को हो गई, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन है जिस पर हम ऑप्शंस की प्राइसिंग करते हैं, टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है, मतलब हमें डेटा निकाल के टीवी पे भी दिखाना चाहिए कि ये ऑप्शंस प्राइसिंग में अचानक आप देखिएगा चेंज आएगा, तो छोटा चेंज है, मगर जो केवल ऑप्शंस मार्केट में 50 पैसा का स्प्रेड, 1 रुपए का स्प्रेड, 2 रुपए के स्प्रेड के लिए, उनके लिए एक दिन मैटर्स। बड़ा काम होता है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो एचडीएफसी बैंक के इस मर्जर की डेट आने से इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ, लेकिन एक बार ग्राहकों को क्या फर्क पड़ता है? शुक्रिया निकुंज सानंद से समय समझाने के लिए। लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहकों के लिए अब किस तरह के सिनेरियो या सिनर्जीज बनती हुई दिखाई देंगी, ये अब हमें कविता समझा रही है। एक बार कविता से समझते हैं ग्राहकों पर कितना असर होगा। बिल्कुल, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का महाविलय, और जिस तरह से हमें खबर अब मिल गई है कि जो विलय है वो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। प्रभावी होने पर अगर आपने एचडीएफसी से लोन लिया हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी ब्याज दरों का क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके ऊपर, आप एक ग्राहक हैं, लोन धारक हैं, तो आप पर किस तरह का असर पड़ेगा, खासतौर से आपके होम लोन का। तो 1 जुलाई से ये प्रभावी होगा। उसके बाद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में यही संशय है कि हमारे सुरक्षा, हमारे खाते की सुरक्षा, हमारे पैसों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप सुनिश्चित हो जाए, आपके पैसों को लेकर पूरी तरह से गारंटी और सुरक्षा जो है इनफैक्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो लोन है, अगर आपने एचडीएफसी से लोन लिया हुआ है तो आपके लिए जानना जरूरी होगा कि ये बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, यानी आप एक दूसरे बेंचमार्क से लिंक्ड है। और विलय होने के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट आपका हो जाएगा, यानी जो बेंचमार्किंग है आपके लोन की वो बदल जाएगी एचडीएफसी बैंक में विलय होने के बाद। अब आप जब लोन लेते हैं तो आरबीआई के नियमों के तहत एक नोट होता है जिसमें आपकी बेंचमार्किंग लिस्टेड होती है। लेकिन अभी अगर आप बीपीएलआर के तहत आपका अगर बेंचमार्किंग है और उसके हिसाब से आपकी लोन की दर है, तो अब एचडीएफसी बैंक में आने के बाद आपको अपने रीसेट पीरियड का ध्यान देना होगा, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अधीन अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क से उनका रेट लिंक्ड है, यानी रेपो रेट से लिंक्ड है, तो आपकी जो ब्याज दरें हैं वो बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, ये आपको अपने रीसेट पीरियड में देखना होगा। वैसे तो जिस रेट पर आपने लोन लिया हुआ है वो जस का तस फिलहाल रहेगा, लेकिन हाँ, विलय के बाद आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होगी और इंटीमेशन भी मिलेगा आपको आपके बैंक की तरफ से, जहां पर इस विलय की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी दी जाएगी कि आपका जो रेट है वो किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, और अगर रीसेट पीरियड में वो बदलता है तो कितना बदलकर हो जाएगा, यानी आपकी जो ब्याज दरें हैं वो अगर रेपो रेट से लिंक्ड होती हैं, यानी ईबीएलआर से लिंक्ड होती हैं, तो वो किस दर पर लिंक हो जाएंगी, किस दर पर आपको रेट लगेगा। और साथ ही एक फायदा जो आपको जानना है, ईबीएलआर से लिंक होने के बाद आपके रेट में, आपकी जो ब्याज दर है उसमें रेपो रेट में कटौती के अनुसार आपकी जो ब्याज दरें हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपको ईबीएलआर के तहत मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है और एचडीएफसी से होम लोन लिया हुआ है, एचडीएफसी हाउसिंग से लिया हुआ है, अब एचडीएफसी बैंक में अगर आपका लोन ट्रांसफर हो जाता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दीजिए। अभी आपका जो लोन है वो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पर है, बीपीएलआर पर है। विलय के बाद ईबीएलआर पर अगर ये ट्रांसफर होता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दें और बैंक से संपर्क करें। जी
कविता, बहुत शुक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, क्योंकि मर्जर के बाद ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि बदलाव क्या होंगे। देखिए, लोन और इंटरेस्ट रेट सेट करने के तरीके जरूर बदलेंगे, लेकिन साथ ही ये बात तो तय है कि सेफ्टी जो है कंज्यूमर्स की, ग्राहकों की, बैंक्स के, वो गारंटीड रहेगी और ब्रांच और अकाउंट नंबर्स जो इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी मर्जर से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलते हुए। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बन रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, राजेश जी, ये स्टॉक देखिए, यहाँ पर लिटरली लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 2% तक की तेजी हम देख रहे हैं और इसी के ठीक सामने केमिकल स्टॉक्स भले ही चल रहे हैं, लेकिन एसआरएफ के स्टॉक को देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन पैटर्न, शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ करीब 2-2.5% के मूव्स यहाँ पर दिखे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 2% के अप मूव्स और एसआरएफ में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर यह ट्रेड करता हुआ। क्या लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेड्स दोनों स्टॉक में बनते हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील लॉन्ग एंड एसआरएफ शॉर्ट? तो जेएसडब्ल्यू स्टील तो यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास से बाउंस दिया है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। 745 के आसपास के इसके अच्छे सपोर्ट है और वो होल्ड आउट करते हुए दिखा है स्टॉक पिछले जो गिरावट बनी थी उसमें। हमें लगता है कि 745 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। 780 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है जेएसडब्ल्यू स्टील में। वही एसआरएफ में देखें तो रोलओवर एक्टिविटी के चलते स्टॉक अपने लोएस्ट पॉइंट, सीरीज के लोएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। थ्रू आउट द सीरीज अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है स्टॉक में अगर हम देखें तो 2600 के आसपास के हाई बना के स्टॉक ने जो एक करेक्शन दिया है, ये पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे करेक्शन चलते हुए दिखा है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी यहाँ पे कोई ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपायरी के बाद हमें वापस इसको देखना होगा कि किस तरीके से पोजीशन जुलाई सीरीज में रोल्ड होती है। तो हमें लगता है कि एक दिन का वेट करें। अब एक्सपायरी पे हम पहुंच रहे हैं, तो कल के सेशन के बाद हम इस पे व्यू लेंगे कि इसको फर्दर यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है या होल्ड अभी यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला और ऑलरेडी इस तरीके के बुलिश माहौल में, या हम देखें निफ्टी जहां पे और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रही, तो अभी शॉर्ट करने के लिए अभी हम यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ग्रुप स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत दिनों बाद चलना शुरू हुआ है। विनोद, हम और आप दोनों ही मार्केट्स को काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं, बट आपके साथ किसी ने राणे ग्रुप स्टॉक्स लास्ट कब डिस्कस किए थे? लेके आइए राणे मद्रास, राणे होल्डिंग्स, राणे ब्रेक लाइनिंग्स और राणे इंजन्स। ये पूरे राणे ग्रुप स्टॉक्स एक्चुअली चेन्नई बेस्ड कंपनीज हैं और वहां पे एक बड़ा मूव हमने पूरे राणे ग्रुप स्टॉक्स में आज देखा है। विनोद, बाजार का ये मानना है कि जैसे किर्लोस्कर ग्रुप रीरेट हुआ, हमने देखा पुणे वाला किर्लोस्कर ग्रुप, सिर्फ किर्लोस्कर टोयोटा जो उनका जॉइंट वेंचर एक कंपनी में, उसके अलावा कोई चलता ही नहीं था। फिर हमने देखा किर्लोस्कर ग्रुप पूरा रीरेट हो गया। अब मद्रास ग्रुप की रीरेटिंग की बारी है। आपको इसके बारे में आपने देखा, ये मूव देखा, अब क्या कहते हैं इनके बिजनेस मॉडल से? कुछ नंबर तो बहुत बदलाव नहीं आए, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि बड़ी रीरेटिंग चल रही है यहाँ पे। विनोद? जी हाँ अजय जी, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दिस कंपनी, आई मीन ओवर दिस ग्रुप राणे, क्योंकि जब भी हमने देखे हमेशा सरप्राइज ही किया है नेगेटिव वे में, राइट। बट डेफिनेटली आपने जैसा इंडिकेट किया, इनको कोरिलेट करना चाहा, आई मीन किर्लोस्कर ग्रुप से, वो आई थिंक वो बात की बात है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, या जब हम मैनेजमेंट से मिलकर समझेंगे तब देखा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं, खासकर ये जो स्टॉक राणे मद्रास, सबको ये पूरा ग्रुप का ओवरऑल एक्सपोजर देखे तो ऑटो सेगमेंट, ऑटो एंसिलरी में इनका अच्छा खासा आई मीन एक्सपोजर है, राइट। खासकर ये राणे मद्रास की ग्रुप की बात करें कंपनी की, तो इनका अगर बोरिंग को देखे तो दैट इज ऑलमोस्ट 3x ऑफ नेटवर्थ, राइट। तो ये सबको अब बैलेंस शीट क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं दिखाई देती है। एट द सेम टाइम ओवरऑल ऑटो एंसिलरी का देखो तो ये कंपेयर टू अदर्स अंडर परफॉर्म किए। मे भी एक रीजन रहेगा कि निवेशकों को कि अभी कुछ स्टॉक्स है जो नहीं चले हैं, मे भी उनको पकड़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा भी एज ऑफ ना, हमें नहीं लगता कि इस ग्रुप में ओवरऑल बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट केस बन रहा हो। राइट, तो ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ये ग्रुप राणे होल्डिंग्स और तमाम सारे पूरे ग्रुप के स्टॉक्स आज चल रहे हैं। ठीक है, इस पर तो नजर होगी, लेकिन एक स्टॉक एल्टीआर माइंडट्री, जिसकी अभी हम बात निकुंज भी कर रहे थे कि उसके पीछे किस वजह से आज आपको तेजी देखने को मिली। कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, क्या निफ्टी इंक्लूजन हो सकती है स्टॉक में, ये सब डिटेल्स हम तक रिसर्च डिटेल्स सौमीत लेकर आए, आइए उनसे समझते हैं। सौमीत बताएं।
तो अभी हमें पता चला है कि मर्जर होने के कारण जो HDFC है वो 13 जुलाई से निफ्टी में मतलब ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। अब नुवामा का मानना ऐसा है कि LTI माइंडट्री मोस्ट लाइकली HDFC के बदले निफ्टी 50 इंडेक्स में हिस्सा ले सकता है। अब ये जो एडजस्टमेंट होगा ये एक्स डेट पे होगा HDFC के मर्जर पे, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सचेंज की तरफ से 1-2 दिन में आ जाएगी। बट उसके पहले HDFC को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट का मर्जर का, जो अभी तक नहीं आया है। तो अगर LTI माइंडट्री एक्चुअली में इंक्लूड हो जाता है निफ्टी 50 में HDFC के बदले, तो जो इन्फ्लोज आ सकते हैं नुवामा के हिसाब से वो करीब 150 to 160 मिलियन US के है। और मोतीलाल ओसवाल का मानना ऐसा है कि इन्फ्लोज 170 मिलियन US तक भी जा सकता है, और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिला है LTI माइंडट्री पे। अब मोतीलाल ओसवाल ये भी कह रहे हैं कि सेंसेक्स में भी, जिसमें HDFC एक हिस्सेदार है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडेक्स के, वहां से भी वो निकल जाएंगे। वहां पे JSW स्टील का इंक्लूजन होने के चांसेस ज्यादा है, और उनके हिसाब से अगर JSW स्टील इंक्लूड हो जाते हैं सेंसेक्स में, तो जो इन्फ्लोज होंगे वो करीब 157 मिलियन US के। तो ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रखिएगा, क्योंकि HDFC जैसे ही बाहर हो जाएंगे इंडेक्स से, तो JSW स्टील शायद सेंसेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से, और LTI माइंडट्री नुवामा और मोतीलाल ओसवाल दोनों के हिसाब से निफ्टी में इंक्लूड हो सकते हैं। ऑलराइट, LTI माइंडट्री और JSW स्टील सेंसेक्स में इन दोनों पर नजर रखनी होगी। नुवामा के हिसाब से उन्होंने अपने रैशनलिस्ट रिपोर्ट में समझाया, जो हमें डिटेल्स यहाँ पर भी सौमीद बता रहे थे। शुक्रिया सौमीद। दोनों स्टॉक्स में अच्छी मूव है और इन पर इन्हें जरूर वॉच में रखना चाहिए। लेकिन अब जाते जाते BTSC ट्रेड्स क्या होने चाहिए? बाय के ट्रेड्स तो बाय के तो सिग्नल्स क्लियरली दिख रहे हैं ध्वनि, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स आप क्या करेंगे? बैंक्स, फाइनेंस, क्या कुछ होगा रडार पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स की जैसे हमने पहले बात करी थी, तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमने काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ICICI बैंक की तरफ मेरी यहाँ पे नजर जाती है। ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आपको ICICI बैंक के अंदर बाय करना है। जो टारगेट रहेगा इसका वो 950 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 930 का मेंटेन करना है। दूसरा यहाँ पे जो बनता है, तो HDFC AMC का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि काफी एक अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई थी, और जैसे हम कहते हैं कि चार्ट्स में हमें पहले पता चल जाता है, न्यूज फॉलोज लेटर, तो उसी हिसाब से हमें इसके अंदर एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, जिसका सपोर्ट लेके वापस से स्टॉक ने एक अपमूव दिया है। करंट लेवल से आप HDFC AMC के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 2.35 का बनेगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना है वो 2000 का है। एक्सीलेंट। धनी, ये बताइए, आप दिन भर स्क्रीन देखती रहती हैं या क्रिकेट वगैरह भी दिलचस्पी लेती हैं? क्योंकि आजकल की प्राइजेस से ज्यादा अभी फिलहाल 3:30 तक तो और किसी चीज में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि विनोद जी हमारे ऑफिस में भी ना क्रिकेट की हाइलाइट्स देखते रहते हैं। मुझे कोई बता रहा था इनके ऑफिस का कि कभी कभी ऑफिस में बैठे रहते हैं लैपटॉप इधर करके, और बहुत सीरियस लग रहे थे, सीरियस फेस पहन के, और एक्चुअली देख रहे हैं कि क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने ये बात करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय राजेश जी बगले झाँप रहे, कभी कभी वो भी कर लेते हैं। एक्सिस में, जब एक्सिस बैंक में जाता हूँ मैं, हमारे घर के ऑफिस के सामने ही है, क्योंकि क्रिकेट सब्जेक्ट ही ऐसा है साहब। हमारा आधा ऑफिस यही करता रहता है कई बार, राइट? नहीं, हमारे यहाँ बैनर सारी वेबसाइट नहीं, बट फोन पे तो देख सकते हैं ना। फोन पे देख सकते हैं। देखिए, रास्ता निकाल लेता है जिसको अपना रास्ता, क्रिकेट के दीवाने क्रिकेट के दीवाने अपना रास्ता निकाल लेते हैं। उनमें से एक हमारे क्रिकेट के इन हाउस एक्सपर्ट और क्रिकेट के दीवाने हैं, वो है अभिषेक सत्यरत्न, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि क्रिकेट का महाकुंभ ICC वनडे वर्ल्ड कप, उसका उनमें तारीखों का ऐलान हो गया। मैं ऑफिस आता हूँ सुबह 7 बजे, बाकी खबरें बाद में, सबसे पहले क्रिकेट की खबर अभिषेक हमें बताते हैं। सर, ये जरूर डिस्कस करनी है आज। तो अभिषेक बताइए, ये कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के दीवानों के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है अजय, क्योंकि देखिए आज ICC ने इस दिन को चुना है क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी करने के लिए, और ये दिन खास इसलिए है क्योंकि आज से ठीक 100 दिन बाद क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा, और ये शुरुआत होगी 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से। और आपको याद रखना चाहिए कि यही दोनों टीमें थी जो आखिरी वर्ल्ड कप में फाइनल में भिड़ी थी। तो 5 अक्टूबर से शुरुआत होगी, और 19 नवंबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला जाएगा। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो ईडन गार्डन्स कोलकाता और वानखेड़े मुंबई को चुना गया है सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को, ये 16 नवंबर को माफ कीजिएगा, ये फाइनल खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की आगाज करेगा 8 अक्टूबर को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला हो, लेकिन जिस मैच पर न सिर्फ पूरे देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, वो मैच खेला जाएगा 15 अक्टूबर को, जब भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा
खास बात यह है कि इस बार राउंड रॉबिन के आधार पर मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि सेमीफाइनल से पहले कोई नॉकआउट मुकाबले नहीं होंगे, सीधे सेमीफाइनल से नॉकआउट मुकाबले की शुरुआत होगी और 10 शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। और पूरा जो वर्ल्ड कप है 40 दिन तक ये चलेगा और 40 दिन के दौरान कुल 48 मैचेस खेले जाएंगे। अगर हम भारत के शेड्यूल की बात करें, भारत के मैचेस की बात करें, तो भारत का अभियान शुरू होगा 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अफगानिस्तान से मैच होगा 11 अक्टूबर को दिल्ली में। 15 अक्टूबर को जिस पर की पूरी दुनिया की निगाहें होंगी वो मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में, और सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे नया स्टेडियम में कह सकते हैं दुनिया का है, और वहां पर मैच देखने का मजा ही कुछ और होगा। और ये जो मुकाबला होगा ये कमाल का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत और बांग्लादेश का मैच होगा 19 अक्टूबर को पुणे में। 22 अक्टूबर को धर्मशाला के खूबसूरत वेन्यू पर मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा 29 अक्टूबर को। इसके अलावा 2 नवंबर को मुंबई में अभी क्वालिफायर तय हो रहे हैं क्योंकि क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं, तो क्वालिफायर 2 से भारत का मैच होगा 2 नवंबर को मुंबई में। 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मैच होगा, और आखिरी जो भारत का लीग मैच है वो क्वालिफायर 1 जो भी तय होना बाकी है उसे खेला जाएगा 11 नवंबर को। अगर हम वनडे वर्ल्ड कप की अहम तारीखों की बात करें, जिन तारीखों को आपको नहीं भूलना चाहिए, तो पहला मैच 5 अक्टूबर उद्घाटन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले से अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। 15 अक्टूबर भारत पाकिस्तान का मैच ये भी अहमदाबाद में खेला जाएगा। 4 नवंबर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, और पहला सेमीफाइनल 14 नवंबर को और 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, और आखिरी मैच 19 नवंबर को यह महामुकाबला फाइनल मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में यह मैच होगा। तो इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट का खिताब अजय ने दे ही दिया है ऑलमोस्ट, और आपकी क्रिकेट की जो कह सकते हैं कि लाइकिंग है उसे देखते हुए। नहीं, बिल्कुल प्रतिभा है भाई। कोई भी क्रिकेट का मैच कोई भी लेवल पे पूरे दुनिया में होता है, अभिषेक कभी उसे मिस नहीं करते हैं और उसका बेस्ट एनालिसिस लेके आते हैं। क्यों नहीं, हमारे व्यूअर्स को और हम सबको उसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए कुछ बीटीएससी ट्रेड्स का रुख भी करते हैं। आई थिंक ध्वनि के साथ तो बीटीएससी ट्रेड्स हमने डिस्कस किए, लेकिन राजेश जी आप बताइए बीटीएससी ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से होंगे, स्टॉक्स क्या लेकर जाएंगे? कल तो बाजार खुलना ही है। तो बिल्कुल बाजार खुलना और रोल ओवर का इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। मार्केट हाई की पॉइंट की तरफ ही क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली 44,000 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द हमें हो सकता है कि कल के सेशन में जून में जो एक पेंडिंग एजेंडा था मार्केट का, हो सकता है कि सीरीज के आखिरी दिन ऑल टाइम हाई भी लगते हुए दिखे। यहाँ पे जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई प्रू, बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और हमें लग रहा है यहाँ पे जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 600 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आईसीआईसीआई प्रू में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 568 का। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो पिरामल एंटरप्राइजेस पीईएल। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पे एक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 930 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के सेशन में। स्टॉप लॉस रखना हो करीब 902 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ बाय किया जा सकता है वो है कैनफिन होम का। ये स्टॉक में भी हमें लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम और सीरीज के आखिरी पड़ाव पे ये स्टॉक हाई पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 805 810 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 768 का। ओके, एक स्टॉक मैं मार्क करना चाहूंगा जल्दी से, और वो है एचडीएफसी लाइफ। इंडेक्स का पार्ट है, लेकिन करीब 6.5-7% का अपमूव उसमें देखा गया, और 1 करोड़ शेयर 0.5% इक्विटी का अभी सौदा हुआ है। ये रिजल्ट, ये जो डेट आई है ना मर्जर की, उसके बाद हुआ है। अभी हमें बीटीएससी ट्रेड्स किसके बाकी रह गए? नहीं, हमने ले लिए हैं बीटीएस ट्रेड्स, लेकिन वी कैन डिस्कस। इनफैक्ट ये वाले पे क्यों बात करेंगे? ये जो 1 करोड़ शेयर का सौदा अभी गिरा है विनोद, एचडीएफसी लाइफ में भी वैल्यूएशन एक्सपेंशन का स्कोप है क्या, और गुंजाइश है यहां से भागने की? 660 जी हाँ अजय जी, जहां तक ये वैल्यूएशंस की आप पूरे एचडीएफसी लाइफ, आई थिंक ये ऑलरेडी प्रीमियम में देखे तो सेक्टर में ट्रेड करता है। आई मीन 3-3.5% एम्बेडेड वैल्यू पे ये ट्रेड करता है, जो काफी आई मीन अच्छा खासा प्रीमियम है। अभी प्रीमियम एक्सपेंशन का तो मुझे नहीं लगता है, बट यस जिस हिसाब से ये जो ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये मर्जर प्रोसेस के बाद डेफिनेटली कुछ जैसे कि निपुण जी भी बता रहे थे कि एचडीएफसी लाइफ में कुछ है जो निवेशकों का इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज की उसके बाद ये डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक का सब्सिडरी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा
ओवरऑल ये सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में डेफिनेटली अगर इनके जो सीनियर मैनेजमेंट को का इंटरव्यू अगर मैं अगर रिकलेक्ट करूं तो इसने क्लियरली अपडेट किया है कि जो टैक्स का जो इम्पैक्ट था हाई टिकट वाले, वो उनका इम्पैक्ट एचडीएफसी लाइफ में टू एन एक्सटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके और वो इंटरव्यू के बाद स्टॉक्स में मुझे उसके बाद देखने में लास्ट 10 दिनों में देखे तो स्टॉक में ठीक ठाक ट्रैक्शन आ रही है। तो यस, वैल्यूएशन री रेटिंग का एक मुझे स्कोप तो नहीं लगता, बट ये स्कोप स्टॉक में बाइंग की पॉसिबिलिटी अभी भी ज्यादा है। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो रहा एक व्यू एचडीएफसी लाइफ पर। सारे कैरी फॉरवर्ड ऑलमोस्ट हमारे बुलिश ट्रेड्स जो थे वो एक्सपर्ट्स के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स के तौर पर ही दिख रहे हैं, लेकिन एक बार मार्केट ट्रैप कर लेते हैं कि आज दिन भर में एक्शन क्या हुआ। एक्चुअली एक्शन तो लास्ट 1 घंटे में देखने को मिला है, क्योंकि जहां आप एक रेंज बाउंड सेशन देख रहे थे, निफ्टी 18,700 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था आने की, और बैंक निफ्टी 43,500 43,600 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था आने की। और जब ये लास्ट आवर में और मिड डे में जब हॉलीडे का डे शिफ्ट हुआ, वो एक बड़ा रीजन रहा, क्योंकि एक्सपायरी की पोजीशंस शिफ्ट हुई। और दूसरा बड़ा ट्रिगर 2 बजे के बाद जो दीपक पारे की कमेंट्री आई एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की मर्जर डेट, उससे मोमेंटम इस तरह सुधरा कि आपको बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ हम क्लोज करते हुए जा रहे हैं। 44,100 के पास आप क्लोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर ऑलमोस्ट 18,820 के पास क्लोज करते हैं। तो ऑल टाइम हाई। अब बस बहुत फिर से शायद इसकी बात होनी शुरू हो जाए, लेकिन बड़े स्टॉक्स कहां थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे? एचडीएफसी ग्रुप पूरा, एचडीएफसी लाइफ सुबह से ही तेज था, एचडीएफसी लाइफ टॉप गेनर। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी टॉप 10 में आप आ जाएगा। दूसरे जो स्टॉक्स है जिनमें मूव थी, क्योंकि स्टील काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात हो रही है, अभी हमें सुमित बता के गए शायद सेंसेक्स में इंक्लूजन की, उसके चलते एक मोमेंटम वहां पर दिख रहा है। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस में भी आप भारतीय एयरटेल की 2 दिन से मूव देख रहे हैं। बैंक से सपोर्ट मिला, सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं, पब्लिक बैंक्स भी, एसबीआई बैंक भी तेज हुआ, एक्सिस बैंक तेज था, आईसीआईसीआई बैंक में मूव आई, कोटक महिंद्रा बैंक। इनफैक्ट पहले टॉप काउंटर्स में बैंक्स ही ज्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींचा। बड़ा हैवी वेट निफ्टी पर रिलायंस था, वहां से तो बड़ी कोई पोजिशनिंग नहीं, बड़ी सपोर्ट नहीं आया। सपोर्ट सारा आया बैंक्स काउंटर से, ऑफकोर्स हेल्थ केयर कुछ काउंटर से, डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर से, मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील काउंटर से, और ऑटो काउंटर्स के कुछ सिलेक्टेड ऑटो काउंटर्स, टाटा मोटर जैसे काउंटर से। आईटी से भी अच्छा सपोर्ट था आज। लार्ज कैप आईटी में आप बात करें, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, वहां पर एक अच्छी मूव थी, और इनफैक्ट आधा से 1% तेजी के साथ आपको आईटी काउंटर्स भी दिख रहे हैं। आज लगाट फार्मा डिफेंसिव, जो इनफैक्ट जो सुबह जिनके पास लीडरशिप लग रही थी, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, उनमें इनफैक्ट बाद में लास्ट आवर में हमने देखा कि वो थोड़ा सेटबैक पे आए और बैक सीट पर आए, और सिप्ला जैसे काउंटर्स वहां पर गेंस इरोड हुए। ये मिड डे में इरोड हो गए थे सिप्ला जैसे काउंटर्स। इंडसइंड बैंक में आप सुबह से ही प्रॉफिट बुकिंग थी। कंजम्पशन काउंटर्स में टाइटन जैसे स्टॉक्स थोड़े वीक हुए, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में आपने देखा प्रॉफिट बुक होते हुए, और ऑटो के कुछ काउंटर्स में आइशर मोटर जैसे काउंटर्स में आधे % तक की गिरावट देखने को मिली। तो सारा जो फोकस शिफ्ट हुआ वो बैंक्स फाइनेंस पे शिफ्ट हुआ, और सेक्टर वाइज भी आप देखें तो इस वक्त जो टॉप लीडिंग सेक्टर है वो इस वक्त रियलिटी, मेटल, पीएसयू बैंक्स, उसके बाद और देन आईटी। लगाट जो थे उनमें लगाट का या सबसे लास्ट इन द पोजीशन। इनफैक्ट सारे ही सेक्टर्स हरे निशान में बंद हो रहे हैं, एफएमसीजी भी, कंजम्पशन भी, फार्मा भी, ये भी गेन जरूर इनके इरोड हुए, लेकिन इनमें अब भी हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ जो बड़ी सुबह से थी वो रियलिटी में थी, लेकिन कवर अप एक अच्छा पीएसयू बैंक्स ने किया, मेटल्स ने कवर अप किया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में बिल्कुल बियर्स ट्रैप हुए होंगे, और बुल्स के लिए बहुत ही एक अच्छा दिन देखने को मिला। 44,100 के पार आपने आज ही देख लिया, जहां लग रहा था कि शायद जुलाई एक्सपायरी से शुरू होगी, जुलाई सीरीज की जब शुरुआत होगी तो शायद आपको ये बैंक निफ्टी पे लेवल देखेंगे, लेकिन आपको वो लेवल आज ही के दिन देखने को मिले। मिड कैप में हमने देखा कि कहां गेन्स बड़े देखने को मिले। बड़े गेन्स जो थे वो आदित्य बिरला कैपिटल QIP इशू, इसकी न्यूज हमने कल ही दे दी थी। लगभग 1700 करोड़ का QIP खुला आदित्य बिरला का, वहां मूव थी। फाइनेंस काउंटर में L&T फाइनेंस जैसे काउंटर्स में आपको 4.5% की मूव दिखी। PB फिनटेक पे एक अच्छी रिपोर्ट आई। फाइनेंशियल काउंटर्स काफी सारे हैं मिड कैप स्पेस में जिनमें आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। और दूसरी जो मूव कैप्चर की उसमें PSU बैंक्स, मिड कैप स्मॉल कैप PSU बैंक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स ने मूव कैप्चर की। कुछ और पॉकेट्स थी, क्योंकि आज हमने फिर से जितने भी पावर काउंटर्स हैं उनमें फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा। REC जैसे स्टॉक्स में आप देखें वहां एक अच्छी मूव है। राजेश की कॉल भी थी यहाँ पर।
और इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क जैसे काउंटर्स में भी उन्होंने कॉल दी, क्योंकि सफायर में सारे QSR स्पेस सुबह से मोमेंटम में है। सफायर में बड़े ब्लॉक्स होने थे, वो आज हुए और इसके बाद से पूरा QSR स्पेस बजिंग है। सो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉकेट्स थी जिन्होंने अच्छी रनअप दिखाया वो बैंक्स और फाइनेंस थे। मेटल ने एड किया, ऑटो से थोड़ा सपोर्ट था ही, एनर्जी फिर से आपको आज न्यूट्रल टू नेगेटिव ही दिखाई दिया, लेकिन पावर स्पेस में आपको फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज मार्केट की पोजीशन कंप्लीटली चेंज हुई। अब कल एक्सपायरी होगी थर्सडे, क्योंकि एक मार्केट हॉलिडे है और उससे पहले बाजार ऑलरेडी अच्छी तेजी आज दिखा चुका है। तो देखना होगा कि आप फर्दर लेग अप देखने को मिलेगा या बाजार थोड़ा ठहरता है। कल इंतजार होगा आज शाम को ग्लोबल क्यूज किस तरह से आते हैं और कल हम फिर से एक सुपर्ब ट्रेड देखने के लिए तैयार होंगे या फिर ऑल टाइम हाई की भी, निफ्टी पर ऑल टाइम हाई की भी बातें फिर से क्या रिन्यूड होती हैं विद दिस काइंड ऑफ न्यूज मोमेंटम। तो HDFC ग्रुप की वजह से आज कंप्लीटली हमने मार्केट में ये रैली देखी। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद, ध्वनि, राजेश, आप सबने में रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आप सब। नमस्कार।